हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का तीसरा दिन है। आज हम हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का जो पहला टॉपिक था फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, उसका हम आज क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आज पार्ट 3 बनने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, वो पहले हमने अपने प्लेलिस्ट में लगा रखा है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट से जाकर, मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहां से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं और यही हमारा लास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, तो आज पार्ट 3 करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते हैं। आपको रिव्यू दिखा देता हूँ कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने क्या क्या किया था। कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 1 में, मतलब पार्ट 1 और 2 में हमने ये इन टॉपिक्स को कवर किया था। व्हाट इज कंप्यूटर, मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, फिर हाउ कंप्यूटर वर्क्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फिर हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, फिर हमने देखा था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, फिर हमने देखा था समराइजेशन ऑफ ऑल जनरेशंस, फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, फिर हमने सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में देखा था। तो आज हम हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका वाला डेफिनेशन देख लेते हैं। या देखो, कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कंप्यूटर को दो हिस्सों में भाग किया गया है। कंप्यूटर सिस्टम में दो है, एक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच हैज फिजिकल एक्सिस्टेंस इन द वर्ल्ड, विच मीन्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन, और द फिजिकल पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है ना, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। इस दुनिया में इनका एक एग्जिस्टेंस है, जैसे कि मेरा एक एग्जिस्टेंस है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे हर कोई देख सकता है, मुझे टच कर सकता है, तो मेरा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। अगर मान लो मेरा सिर्फ नाम होता, ठीक है, अगर मैं मर जाता हूँ, ठीक है, मेरा सिर्फ एक नाम रहता, तो मेरा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता, क्योंकि मैं मर गया हूँ। लोग मुझे सिर्फ देख सकते हैं, मुझे छू नहीं सकते। तो वही मतलब बताया गया है कि किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली किसी का होना, उसका मतलब है फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो क्या होता है, अगर आप उसको टच कर सकते हो और उसको अगर देख सकते हो, तो उस चीज को फिजिकल एग्जिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, उन पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। देखो, फिजिकल पार्ट्स, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। विच यू कैन सी एंड टच, मतलब जिनको आप छू सकते हो और देख सकते हो, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर, तो उन्हीं को हार्डवेयर कहा जाता है। उसमें से क्या क्या आता है एग्जाम्पल, जैसे कि मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, रैम आ गया, एक्सेट्रा। मॉनिटर, मेरा जो डिस्प्ले है जिसपे शो हो रहा है, ये हमारा मॉनिटर है। फिर कीबोर्ड हो गया जिसपे हम टाइपिंग करते हैं। फिर रैम हो गया, हमारे इंटरनल स्टोरेज में रहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी तरह के, मतलब इनपुट हार्डवेयर के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे, मतलब हार्डवेयर किन किन तरीके के हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन कंप्यूटर। हार्डवेयर में मेनली 4 तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर रहते हैं। इनपुट हार्डवेयर, ठीक है, इनपुट हार्डवेयर, बाय द हेल्प ऑफ द इनपुट हार्डवेयर वी कैन सेंड द डेटा टू प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है कि इनपुट डेटा, मतलब इनपुट हार्डवेयर एक ऐसा तरीके का हार्डवेयर होता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता नहीं होगा तो आप हमारे पहले के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे सिंपली इनपुट डिवाइसेस की बात की जा रही है, जिनके थ्रू हम डेटा प्रोसेसर को भेजते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। इसका मतलब कीबोर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा जब लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद हम उसे कंप्यूटर को भेजते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं क्रोम पे जाकर अगर मैं कुछ लिखता हूँ कीबोर्ड के थ्रू, तो वो क्या हमारे इनपुट का एक हार्डवेयर हो गया ना। जैसे कि हमारा कीबोर्ड क्या है, उसे छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो हमारा एक इनपुट हार्डवेयर हो गया, जिसके थ्रू हम डेटा भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, एग्जाम्पल कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर, एक्सेट्रा। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, कीबोर्ड हो सकता है, कैमरा हो सकता है, स्कैनर हो सकता है। ठीक है, अब आउटपुट हार्डवेयर, यहाँ पे आउटपुट हार्डवेयर की मतलब आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
बाय द हेल्प ऑफ आउटपुट हार्डवेयर वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर आफ्टर प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आउटपुट हार्डवेयर एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसके थ्रू जब कोई प्रोसेस मतलब कोई डेटा जो प्रोसेसिंग हो जाता है ना, हो जाने के बाद वो जहाँ पे हमें शो करता है उस जगह को आउटपुट हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि मैंने गूगल पे अगर मैंने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो जब प्रोसेसिंग हो जाएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर की जब प्रोसेसिंग कर लेगा कंप्यूटर, वो हमें कहाँ शो करेगा, आउटपुट हार्डवेयर में ना। आउटपुट हार्डवेयर क्या है, हमारा मॉनिटर। मॉनिटर ये जो जिसपे मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट हार्डवेयर। तो ये हो गया हमारा मॉनिटर, ठीक है। इस पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जहाँ पे शो हुआ वो हो गया हमारा आउटपुट हार्डवेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, जो मैंने कहा, फिर प्रिंटर हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर। प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर क्या होता है? प्रोसेसिंग जिसमें प्रोसेस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसपे प्रोसेसिंग होता है। अब प्रोसेसिंग सिर्फ सीपीयू में होता है, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं होता। तो इसलिए प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर। मेमोरी हार्डवेयर क्या होता है? जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम, ठीक है। तो रैम को यहाँ पे मेमोरी हार्डवेयर कहा जाता है, क्योंकि इसको भी आप छू सकते हो और इसको देख सकते हो। अब सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर मतलब कि दूसरा कोई हार्डवेयर जिसपे आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, इस पे अलग से डेटा स्टोर करके रख सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे हमारा आता है और एक, यहाँ पे हमारा आता है अगला। अगला क्या आता है हमारा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हमने अभी तक हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में देख रहे थे, अब हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है? द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड विच मीन्स दे कैन नॉट टच एंड कैन ओनली कैन सी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है नहीं, दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन उसे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो देखो नीचे जो मेरे इतने सारे ऐप्स हैं, ये जो जितने सारे ऐप्स दिख रहे हैं ना आपको टास्क बार में, इसे टास्क बार कहा जाता है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। ये जो जितने सारे यहाँ पे ऐप्स दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। हम इनको टच नहीं कर सकते, लेकिन इनको देख तो सकते हैं, और इनका कोई दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दुनिया में ये वजूद ही नहीं है इनका कोई, ठीक है। बस ये सॉफ्टवेयर में है, सिस्टम में इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और इनकी फोटो दिखाई गई है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नोटपैड, गेम्स, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा, और भी कई सारे ऐप्स, ठीक है। नोटपैड एक तरह का ऐप है, ठीक है। अब गेम्स हो गया, टीवी चैनल्स हो गया, ठीक है, इन सभी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर को भी दो हिस्सों में भाग किया गया है। दे आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो कि हमारे इस जो विंडो को चलने में सपोर्ट करता है। ये जो सिस्टम को, ये हमारा एक ये जो लैपटॉप है ना, ये एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसको चलाने में मदद करता है। जैसे कि डॉस हो गया, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एक्सेट्रा। विंडो, जैसे कि मेरा ये विंडो 11 है, तो ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ ना, सिस्टम को चलने में जो मदद कर रहा है। अब लिनक्स का यूज मतलब होंगे और भी सारे कंप्यूटर लैपटॉप उनमें यूज होता होगा, ठीक है। तो मैं डॉस के बारे में और विंडोज के बारे में आगे जाकर मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डॉस हो गया, ठीक, विंडो हो गया, कि इनका यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सीडी, डीवीडी, पीडी एक्सेट्रा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब इन सभी चीजों का भी है, ठीक है। जैसे कि ये MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये सभी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने का एक शॉर्ट फॉर्म है, वो है एप्लीकेशन को बात हटा दो, आप सिर्फ ऐप याद रखो। ऐप, जो चीजें ऐप में होती है ना, उन्हें ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सीडी वगैरह, डीवी वगैरह, ये सब एक तरह से ऐप की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। तो आप ऐप्स में इन MS एक्सेल, MS वर्ड, फिर पावर पॉइंट, इन सभी चीजों को भी आप गिन सकते हो, ये भी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है क्या? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को अच्छे से समझते हैं। दैट डिवाइस दोज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इट्स मेमोरी।
दिस डिवाइसेस आर नोन एज मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन पे आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हो, उन्हीं चीजों को मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिनके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हो। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी डिवाइस क्या होता है, जो पहले से लगा होता है, जो होता है रैम और रोम, ठीक है। रैम और रोम, इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम का जो फुल फॉर्म होता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ volatile memory which means it hold the data until it gets electricity. If electricity is cut off, the data will lose. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले मैं इनका डेफिनेशन दोनों का बता देता हूँ, फिर मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। रोम, रोम का मतलब क्या होता है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, वी कैन ओनली रीड द डेटा। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी which means if it gets electricity or not, which will store in the data, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ लिखा, लिखने के बाद मान लो अभी मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है, मतलब मेरी लैपटॉप की मान लो बैटरी खत्म हो जाती है, तो मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो ये डेटा जो मैंने लिखा है ना, ये मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं डेटा लिख रहा हूँ, अभी जो ये सब चीज मैंने लिखी है, ये पता है कहाँ पे स्टोर है, ये अभी हमारे रैम पे स्टोर है, रैम पे, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ये अभी हमारा स्टोर है। अब मान लो ये हमारा वॉलेटाइल है, ठीक है। वॉलेटाइल में जो वॉलेटाइल मतलब जो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, ठीक है। अभी मान लो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, भले ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी ना आए, अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, अगर मैंने डोंट सेव कर दिया, तो ये हमारा रैम होके ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे रोम पे कर दूं, रोम पे मतलब अगर मैं इसे सेव कर दूं, तो सेव हमारा कहाँ पे होगा, रोम पे। रीड ओनली मेमोरी, वहां पे क्या है, वो हमारा नॉन वॉलेटाइल फोल्डर है, ठीक है। नॉन नॉन वॉलेटाइल सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है, हमारा डेटा सेव रहता है, ठीक है। रैम पे डेटा सेव नहीं रहता, वो सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए हम उस पर काम कर सकते हैं। और रोम एक ऐसा चीज है जहां पे हमारा डेटा सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इसको भी कट कर देता हूँ, ठीक है। तो रैम का मतलब क्या है कि इस पे आप कुछ टाइम तक के लिए काम को रख सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपका डेटा भी चला जाएगा, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रोम का क्या होता है, रोम पे आप डेटा सेव करके रख सकते हो, इसे नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। और भले इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, लेकिन आपका डेटा सेव रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस क्या होता है, सेकेंडरी मतलब जो कि जो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो पहले से रहता है, लेकिन सेकेंडरी आप अलग से लगा सकते हो। जैसे कि डेटा इज स्टोर परमानेंटली इन द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एंड यूज टू ट्रांसफर द डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब मान लो आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कोई डेटा है, ठीक है। अगर आपको उस डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना हुआ, तो आप किसके थ्रू भेजोगे, पेन ड्राइव के थ्रू, ठीक है, या फिर यूएसबी केबल के थ्रू भेजोगे ना। वही है कि सेकेंडरी डेटा के थ्रू, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के थ्रू आप एक डेटा को परमानेंटली स्टोर तो रहता ही है, बल्कि उस डेटा को आप वहां से उठाकर कहीं और पे भी ले जा सकते हो, जैसे कि पेन ड्राइव के थ्रू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। FDD, फ्लॉपी डिस्क डिवाइस, ठीक है। पहले टाइम पे FDD का यूज किया था, फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। उसमें क्या होता था, एक साइड में एक डिस्क टाइप का जगह होता था जहां पे आप CD लगा सकते हो, ठीक है। फिर HDD, HDD अभी भी यूज किया जाता है। HDD मतलब एक हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। आप अंदर लगा सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हो। फिर CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, फिर PD, पेन ड्राइव, जो आजकल बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। ये पहले से लगा नहीं होता, आप चाहे तो लगा सकते हो इसको। अब मेमोरी यूनिट्स ऑफ डिवाइस, मेमोरी भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। इनमें से शायद काफी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो बाकी के भी मैं बता देता हूँ। अगर 1 बिट होता है ना, 1 बिट को 1 बाइनरी डिजिट कहा जाता है, ठीक है। 4 बिट होता है तो उसको 1 निबल कहा जाता है। अगर 8 बिट होता है उसको 1 बाइट कहा जाता है, 8 बिट या फिर 2 निबल। जैसे कि यहाँ पे 4 बिट है और तो उसको 1 निबल कहा जाता है ना, वैसे ही अगर 8 बिट है इसका 2 गुना, और अगर 2 गुना निबल है तो उसको 1 बाइट कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर
1024 बाइट हुआ तो उसको किलो बाइट कहा जाता है, ठीक है। अगर 124 कीबी हुआ तो उसको 1 MB कहा जाता है। अब आपको याद आ रहा है कीबी, MB, जो आपका फोन में जो नेट यूज करते हो ना, उससे थोड़ा बहुत याद आ ही गया होगा, ठीक है आपको। 1024 अगर कीबी होता है तो उसको 1 MB कहा जाता है, मेगाबाइट। 1024 MB होता है तो उसको 1 GB कहा जाता है, गीगाबाइट। अगर 1024 TB होता है, 1 TB होता है, तो उसको टेराबाइट कहा जाता है। एक सेकेंड। अगर 1024 GB है तो उसको 1 TB कहा जाता है, टेराबाइट। फिर अगर 1024 TB है तो उसको पीटाबाइट कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर 1024 PB है तो उसको एक्साबाइट कहा जाता है। अगर 1024 EB है तो उसको 1 GB जेटाबाइट कहा जाता है। अगर 1024 जेटाबाइट है तो उसको योटाबाइट कहा जाता है, ठीक है। अगर 1024 याटा योटाबाइट है तो उसको 1 ब्रोंटाबाइट कहा जाता है। और अगर 1024 ब्रोंटाबाइट है तो उसको 1 जियोबाइट कहा जाता है, ठीक है। ऐसे काफी सारा है, ठीक है। और इनकी यहाँ तक प्राइस ना बहुत ज्यादा अनलिमिटेड बढ़ जाती है। और ऐसा सिर्फ हाई फाई जगहों पे या फिर किसी सैटेलाइट पे, सैटेलाइट स्टेशन पे, या फिर किसी भी नासा वगैरह में यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो नॉर्मली इतना ज्यादा स्टोरेज यहाँ पे यूज नहीं करता। हम तो सिर्फ भाई टेराबाइट के लोग हैं, ठीक है। हम सिर्फ टेराबाइट तक यूज करते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं करते। बीट बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बीट क्या होता है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बीट, बीट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और सबसे बड़ा यूनिट जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। सबसे ज्यादा मेजरमेंट यूनिट जो है वो है हमारा जियोबाइट। अब हम आगे हम कुछ फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर चला रहे हो तो इन सब चीजों के फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। और आपसे कोई पूछ लेता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। देयर आर मेनी फुल फॉर्म्स इन कंप्यूटर विच आर एज फॉलो। सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ईमेल क्या होता है? ईमेल, जिससे हम किसी को मैसेज भेजते हैं, उसे इलेक्ट्रिक मेल कहा जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म। फिर जीआईएफ मतलब आपने व्हाट्सएप में किसी को जीआईएफ भेजा ही होगा, मुझे पता है, ठीक है, जरूर आपने भेजा होगा। उसे ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट कहा जाता है। आगे देखते हैं। जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में जानेंगे, हमारे इसके ऊपर वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है। जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट। फिर जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनने वाली है। फिर एचटीएमएल। एचटीएमएल एक कोड होता है, कोडिंग होता है, एक लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज दिख ही रहा है आपको, ये भी एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, पाइथन की तरह ये भी एक लैंग्वेज होता है। फिर जीपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जीपीईजी, पीएनजी, एक्सेल, इन सभी को पता है आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होने वाला है? वो होता है एडिटिंग में, ठीक है। ग्राफिक एडिटिंग में आपको सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा यूज यहाँ पर भी होती है, जैसे कि अगर आपको अपने MS एक्सेल में, MS वर्ड में अगर आपको कोई फोटो लगाना है ना, तो आप अगर उसे गूगल से डाउनलोड करोगे ना, तो हमेशा इस चीज का याद रखना कि वो जेपीईजी हो, जे जेपीईजी हो या फिर पीएनजी हो, क्योंकि इन दोनों के बिना कोई भी फोटो सपोर्ट नहीं करेगा आपके MS वर्ड या MS एक्सेल में रखने को। डाउनलोड तो कर लोगे गूगल से, लेकिन वो आपके यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐप्स होते हैं जिनके लिए परमिशन चाहिए होती है। बहुत सारे मतलब फोटोज होते हैं जिनके लिए परमिशन चाहिए होती है। लेकिन ये जो जेपीईजी होता है ना, और ये पीएनजी होता है ना, ये फ्री होता है। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पिक्सल, पीएक्सएल, इसके बारे में मैंने ऊपर बताया था पिक्सल में, ठीक है, कि मॉनिटर में जो छोटे छोटे जो डॉट्स रहता है ना, उन्हें पिक्सल कहा जाता है। तो पिक्सल होता है ये, पीएक्सएल का फुल फॉर्म होता है पिक्सल। फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर 8 GB, रेड ग्रीन ब्लू। 8 GB का भी यूज सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगा ग्राफिक्स में। और रेड ग्रीन ब्लू, वहाँ पे 8 GB कलर का ज्यादा यूज होता है। फिर रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम, जब आप किसी का सिम यूज करते हो ना, किसी भी कंपनी का सिम यूज करते हो, तो आप उनके लिए एक सब्सक्राइबर बन जाते हो, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर यूएसबी क्या होता है? यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
यूएसबी के थ्रू आप कहीं भी डेटा इधर उधर कर सकते हो, इसलिए इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है, कि ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा कुछ है, डेटा ट्रैवल करता है यूएसबी के थ्रू। फिर वायरस क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज्ड। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज्ड मतलब ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें की बैंड किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप मतलब क्या है? डेस्कटॉप मतलब इस जगह को डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है। अभी हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे समझेंगे। व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर एट लास्ट वी सीन अ स्क्रीन। जो हम अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप को स्टार्ट करने पर जो हमें स्क्रीन दिखता है ना, उसे लैपटॉप उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। द स्क्रीन इज नोन एज अ डेस्कटॉप स्क्रीन। इसे डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन इज अ पेज वेयर यू कैन स्टार्ट एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप स्क्रीन एक ऐसी जगह होती है जहां से आप कोई भी ऐप को चालू कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ऐप को आप चालू कर सकते हो। डेस्कटॉप स्क्रीन इज ऑल्सो नोन एज विंडो होम पेज। विंडो का ये जो हम डेस्कटॉप स्क्रीन जो होता है ना, इसे विंडो का होम पेज कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। अ डेस्कटॉप स्क्रीन कंटेंट थ्री पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन में तीन तरह के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे आगे जानेंगे, पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे कि जब हम लैपटॉप कंप्यूटर चालू करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन दिखा जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन से आप कोई किसी भी ऐप को, देखो यहाँ पे जो जितने भी ऐप्स है ना, मैं इन सभी ऐप्स को चालू कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ये भी बताया गया था। और क्या बताया गया था? देख लेते हैं, ऑडियो डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, इसको विंडो का होम पेज भी कहा जाता है, ठीक है। होम पेज कैसे कहा जाता है? अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन को शट डाउन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो देखो विंडो 11, तो ये हुआ ना, ये एक तरह से हमारा एक विंडो का होम पेज है। जो कुछ हमें शो होता है ना, वो विंडो के इस होम पेज में शो होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप स्क्रीन, अब डेस्कटॉप स्क्रीन के भी काफी सारे डिविजन्स हैं। जैसे कि एक हो गया वॉलपेपर, एक हो गया आइकन, एक हो गया टास्क बार। अब वॉलपेपर में भी डिवीजन है। वॉलपेपर में डिवीजन कैसे है? एक हो गया पिक्चर, एक हो गया कलर, एक हो गया फोटो एंड कलर। पी एंड सी लिखा है ना, इसका मतलब फोटो एंड कलर। पिक्चर, पिक्चर भी होता है और कलर भी होता है, ठीक है। और आइकन में क्या होता है? नॉर्मल आइकन, शॉर्टकट आइकन, स्पेशल आइकन। टास्क बार में स्टार्ट बटन क्या टास्क बार के अंदर स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च बार होता है, और एक नोटिफिकेशन एरिया होता है, ठीक है। तो पहले हम वॉलपेपर का जान लेते हैं। वॉलपेपर क्या होता है? अ वॉलपेपर इज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर और ग्राउंड बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज एंड कलर। डेस्कटॉप वॉलपेपर क्या होता है? वॉलपेपर एक डेस्कटॉप का बैकग्राउंड इमेज होता है, और उसका कलर भी मान सकते हो, और उसका बैकग्राउंड इमेज एंड कलर। वॉलपेपर में अब हम एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा डिस्प्ले है ना, डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे ये जो हमारा है ना, ये हमारा वॉलपेपर है, ठीक है। अब वॉलपेपर सिंगल इमेज भी हो सकता है, जैसे कि अभी मेरा इमेज नहीं है, ठीक है, अभी मेरा कुछ और है, ठीक है। इमेज नहीं है, मैं चाहता हूँ इसे इमेज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी एग्जाम्पल की समझा देता हूँ। आप चाहते हो यहाँ पे अपना फोटो भी लगा सकते हो, ठीक है, इमेज लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई सिंगल कलर लगा सकते हो। सिंगल कलर मतलब रेड ग्रीन ब्लू कोई भी सिंगल कलर लगा सकते हो, या फिर कलर के साथ कोई फोटो लगा सकते हो। जैसे कि आपने बीच में अपना एक फोटो लगा दिया, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। दोबारा अब देख लेते हैं। अब वॉलपेपर का हमने देख लिया। अब आइकन क्या होता है? इसमें आइकन काफी तरह के होते हैं। आइकन आर द स्मॉलेस्ट ग्राफिक्स दैट अपेयर्स ऑन द डेस्कटॉप। आइकन आर यूज टू ओपन एनी फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर क्विकली बाय यूजिंग लेफ्ट डबल क्लिक डबल क्लिकिंग ऑन द आइकन। देयर आर मेनी लेफ्ट डबल क्लिकिंग, इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आइकन लाइक नॉर्मल आइकन, स्पेशल आइकन, शॉर्टकट आइकन। नॉर्मल आइकन, स्पेशल आइकन, शॉर्टकट आइकन, इनके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। बैक में आते हैं। अब यहाँ पे तो बैक नहीं आएंगे, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं छोटा कर लेता हूँ, तो अच्छा रहेगा, तो मैं आपको दिखा भी पाऊंगा। एक सेकंड, दिक्कत आ गई है, तो मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो
आइकन इज द स्मॉलेस्ट ग्राफिक्स दैट अपेयर्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। आइकन एक छोटे छोटे स्मॉल ग्राफिक्स अपेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, देखो छोटे छोटे अपेयर्स होते हैं, ये सब आइकन्स है आप हमारे, ठीक है। इन पे आप अगर डबल क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही हम वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हम उन एप्लीकेशन को डबल क्लिक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल क्लिकिंग टू ओपन द आइकन, तो हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी फाइल, फोल्डर या फिर सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। ये हमारा फाइल हो गया, डबल क्लिक करके हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर दे आर मेनी टाइप्स ऑफ आइकन, यहाँ पे काफी तरह के आइकन्स होते हैं। पहला होता है नॉर्मल आइकन। नॉर्मल आइकन मतलब इन सभी चीजों की बात कर रहे हैं, देखो ये हो गया, बी हो गया, फिर सी हो गया, ये होते हैं नॉर्मल आइकन, ठीक है। अब स्पेशल आइकन क्या होता है? स्पेशल आइकन हो गया ये है हमारा स्पेशल आइकन, इसको मैंने खुद बनाया है, ठीक है, इसको मैंने क्रिएट किया है, इसलिए ये हमारा स्पेशल आइकन हो गया। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ ना, तो देखो शट डाउन का एक ऐसा स्लाइडिंग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऐसा एक स्लाइडिंग ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैंने खुद क्रिएट किया है, इसलिए ये एक स्पेशल आइकन है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा शॉर्टकट आइकन है, सॉरी, ये हमारा शॉर्टकट आइकन है, ये एक तरह का शॉर्टकट है शट डाउन करने के लिए, हमारे लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए एक शॉर्टकट आइकन है, इसलिए से शॉर्टकट, ये हमारा शॉर्टकट आइकन है। अब हमारा क्या है, अब स्पेशल आइकन क्या है? स्पेशल आइकन में दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो रिसाइकल बिन है ना, ऊपर दिख रहा है आपको कॉर्नर में रिसाइकल बिन, ये है हमारा स्पेशल आइकन। और ये जो दिस पीसी का शॉर्टकट दिख रहा है ना, ये भी हमारा स्पेशल आइकन है। रिसाइकल बिन में हम क्लिक करते हैं ना, तो हमें रिसाइकल बिन में पहुंचा दिया जाता है। ये हमारा एक स्पेशल आइकन है, ठीक है, काफी काम को आसान कर देता है, और ये पहले से बने हुए रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसे बनाना नहीं पड़ता। लेकिन शॉर्टकट आइकन क्या होता है, उसे हमें बनाना पड़ता है, इसलिए शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। तो नॉर्मल आइकन आपको क्लियर है, इन चीजों को नॉर्मल आइकन कहा जाता है, जैसे कि इन एप्स वगैरह को, या फिर जो फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, इनको नॉर्मल आइकन कहा जाता है। स्पेशल आइकन इनको कहा जाता है जो पहले से सिस्टम के अंदर रहते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट आइकन जिसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन्हें शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं टास्क बार। अब टास्क बार का हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टास्क बार इज सिचुएशन एट द वेरी वेरी बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। सबसे बॉटम मतलब नीचे, डेस्कटॉप के बिल्कुल नीचे जो रहता है ना, ये हमारा टास्क बार है, ठीक है, इसे टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार कंटेंस अ स्टार्ट बटन। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो है ना, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर, इसे कहा जाता है स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन रहता है, फिर क्विक लॉन्च बार रहता है। क्विक लॉन्च बार क्या है? देखो स्टार्ट बटन के लिए यहाँ पे जो सर्च का एक बार है ना, यहाँ पे अगर करोगे ना, तो आप कोई भी ऐप को सर्च करके डायरेक्ट उस जगह पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना पावर पॉइंट, देखो पावर पॉइंट में लिखा, डायरेक्ट मेरे को शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट, आप किसी भी चीज को क्विक लॉन्च बार या क्विक, जल्दी से जल्दी आप उस जगह को सर्च कर सकते हो, उस ऐप को, और वहां तक जा सकते हो। फिर नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, उसके लिए मैं इसको इधर कर देता हूँ, आप दिखाता हूँ नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है। देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो टाइम एंड डेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे नीचे वाले पे राइट कॉर्नर पे जो टाइम एंड डेट दिख रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो हमारा नोटिफिकेशन का जो एरिया है ना, नोटिफिकेशन का एरिया खुल के आता है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट बटन से क्या होता है, दिस स्टार्ट बटन इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉटम। डेस्कटॉप के जो लेफ्ट कॉर्नर में होता है ना, यहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन रहता है, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है। इस स्टार्ट बटन से यू विल स्टार्ट ऑल द टास्क विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। इस बटन से आप जितने भी टास्क है उन सभी को चालू कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हम ऐप के थ्रू पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी काफी काम आसान हो जाता है हमारा। तो स्टार्ट बटन से कुछ नहीं, कि स्टार्ट बटन से आप कोई भी टास्क बार में स्टार्ट बटन शो होता है, दिस 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 जिस स्टार्ट बटन को आप यूज करके कोई भी टास्क को आसानी से कर सकते हो। फिर क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार क्या होता है, दिस डिस्प्लेस ऑन द बटन ऑफ द ओपन विंडो इन द टास्क बार। अब क्विक लॉन्च बार में क्या होता है, क्विक लॉन्च बार में आप काफी सारे ऐप को पहले से रख सकते हो, जिसके थ्रू आप किसी पर भी क्लिक करोगे ना तो तुरंत पहुंच जाओगे। इसके लिए आपको यहाँ पे जाकर सर्च बार में जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ऑलरेडी सारे रहते हैं, ठीक है। जो जो ऐप्स हमें जरूरत पड़ती है ना, जो हमारे जरूरी ऐप्स होते हैं, वो पहले से यहाँ पर रहते हैं, मतलब आप उनको यहाँ पे रख सकते हो।
तो वहां से क्या होता है कि आपका काम काफी आसान हो जाता है, बहुत जल्दी आप उन एप्स में जा सकते हो, ठीक है, काम काफी आसान कर देता है। फिर नोटिफिकेशन एरिया, इट्स डिस्प्ले डेट टाइम एंड द मैसेज रिलेटेड ऑफ द कंप्यूटर। मतलब नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, आपको अपना डेट दिखता है, आपका टाइम दिखता है, और आपके जितने भी मैसेज होता है ना रिलेटेड टू द कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी मैसेज होते हैं ना, वो सारे मैसेजेस आपको यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसके बारे में मतलब और थोड़ा एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में अभी नोट्स में नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। आप बस ध्यान से समझना। अब यहाँ से डेस्कटॉप में हमारा और एक काम होता है, वो है कि डेस्कटॉप में राइट क्लिक का काफी यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लेफ्ट क्लिक का काम देखा, लेफ्ट क्लिक माउस से लेफ्ट क्लिक क्या करने पर क्या क्या होगा, डबल क्लिक तो लेफ्ट क्लिक से होता है ना, ठीक है। अब हम राइट क्लिक देखेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक का क्या काम होता है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे मेरे काफी सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, ठीक है। इनमें से जो पहला जो व्यू ऑप्शन है ना, व्यू ऑप्शन में आकर जाकर मैं लार्ज आइकन पे, अभी मेरा मीडियम पे सिलेक्टेड, देख लो मीडियम पे एक डॉट बना हुआ है, मीडियम पे सिलेक्टेड है। अगर मैं व्यू में जाकर अगर मैं लार्ज आइकन में क्लिक करता हूँ ना, देखो मेरे सारे जो एप्स है ना, सारे जो आइकन्स है उनको लार्ज कर देता है, ठीक है, बड़े कर देता है। फिर अगर मैं व्यू पे जाकर अगर मैं मीडियम पे क्लिक करता हूँ, तो देखो नॉर्मल कर देता है जैसे कि पहले था, ठीक है। पहले पहले मेरा मीडियम में ही था। फिर अगर मैं स्मॉल पे दोबारा अगर मैं जाकर स्मॉल पे करता हूँ ना, तो देखो सारे ऐप सारे आइकन स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो व्यू ऐप में आप आइकन को बड़ा कर सकते हो, आइकन को मीडियम कर सकते हो, और आइकन को छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये है, ये दोनों देखो मेरे टिक है, लेकिन ये वाला मेरा टिक नहीं है। अगर मैं इसको टिक कर दूं ना, ऑटो अरेंज आइकन्स, ऑटोमेटिकली सारे आइकन्स को अरेंज कर देगा। तो देखो यहाँ पर देखो मेरा सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, सब कुछ इधर उधर हो रखा है, ठीक है। अगर मैं ऑटो अरेंज पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो अपने आप सारे अरेंज हो गए, ठीक है। देख लिया आपने, सारे के सारे अपने आप अरेंज हो गए। दोबारा अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, अब नहीं, अब दिखाता हूँ एक चीज। अगर मैं बी को अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ ना, तो नहीं आएगा, ठीक है। सी को अगर यहाँ पे लेके आने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ला सकता हूँ। उसके लिए मुझे दोबारा राइट क्लिक करना पड़ेगा व्यू में जाकर। लेकिन अगर मैं दोबारा इस ऑटो अरेंज पे क्लिक कर देता हूँ ना, तो देखो मैं दोबारा इसको लेकर यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा राइट क्लिक में क्लिक करता हूँ, फिर व्यू पे जाता हूँ, फिर आपने ऑटो ऑरेंज वाला आइकन को तो आपने देख लिया। अब ये क्या होता है, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, अगर ये अभी मेरा ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ ना, फिर देखोगे क्या होता है। अगर मैं इस ऐप को लेकर इसके ऊपर रख दूं ना, एक सेकेंड, इस इस ऐप को लेकर इसके ऊपर मैं रख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ओवरलैप, हर एक ऐप के ऊपर। ये पावर पॉइंट में मतलब वो समझ रहा है कि पावर पॉइंट के अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ये वाला भी यहाँ पर मैं ओवरलैप कर सकता हूँ। तो ऐसा इसमें हो सकता है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके अगर दोबारा व्यू पे जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ना, अभी मैंने ऑफ कर दिया, मैंने ऑन कर देता हूँ, तो देखो अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। ओवरलैप जो हो गया था ना, एक दूसरे के ऊपर आ गए थे, वो हट जाएगा। फिर यहाँ पे आकर शो डेस्कटॉप आइकन, अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ ना, तो डेस्कटॉप में जितने भी आइकन होते हैं ना, वो हमारे शो नहीं होंगे, ठीक है। फिर मैं व्यू में दोबारा जाता हूँ, इसको मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, ठीक है। फिर शॉर्ट बाय क्या होता है, शॉर्ट बाय में पता है कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ एप्स ऐसे होते हैं ना, जिनको शॉर्ट नहीं करता, ठीक है, सिस्टम शॉर्ट नहीं करता। लेकिन आप, इसलिए मैंने ए बी और सी बना रखा है, ठीक है, ए बी और सी। आप इनको देखो, इनको देखने से आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट मतलब ए टू जेड, ठीक है। अगर मैं नेम वाइज करता हूँ, नेम वाइज देखो ए बी सी डी अकॉर्डिंग आ गए, ठीक है। पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, ठीक है, ठीक है। एबीसीडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंग पहले ए है, बी है, ठीक है। अब साइज, साइज मतलब छोटा बड़ा। अगर मैं साइज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो इसका जो साइज है ना, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है इसका साइज। मतलब साइज मतलब क्या, कोई भी ऐप का एमबी होता है ना, कि ऐप कितने एमबी का है या कितना जीबी का है, तो उस हिसाब से इसका जो एमबी है ना, वो काफी ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ऊपर चला गया। अब दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, आइटम टाइप, आइटम टाइप में अब इसको अपने ऊपर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर डेट मॉडिफाइड मतलब कौन सा अभी बनाया गया है और कौन सा पहले बनाया गया था, मतलब पहले का कौन सा है और अभी का कौन सा है, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, तो देखो इसको भी ये सही से अरेंज नहीं कर पाया, लेकिन ये इस एक तरह से पता चल रहा है, क्योंकि ये जो मैंने रुक जाओ, मैं और एक नया फाइल बनाता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा।
ये सही से समझ नहीं आ रहा, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक नया फाइल बनाया। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट करने के बाद डेट मॉडिफाइड करता हूँ, पता नहीं सिस्टम को एरर एरर हो रहा है। ठीक है, डेट मॉडिफाइड वाला सही से लगता है काम नहीं कर रहा, पता नहीं। नेम तो काम कर रहा है। ठीक है, नेम काम कर रहा है, नेम में ABCD है। ठीक है, फिर जो आना चाहिए था वो है। कभी कभी क्या होता है ना, सिस्टम में कुछ दिक्कतें आती है जो कि किसी एप्स को ना वो मॉडिफाई मतलब शॉर्ट नहीं कर पाता, लेकिन आपको एप्स कौन सा शॉर्ट करना है, ऐप शॉर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये शॉर्ट करना है। ठीक है, और जो शॉर्ट का ऑप्शन है ना, ये MS वर्ड में सबसे अच्छा काम करता है, या फिर अगर किसी फोल्डर में जाओ तो वहां पर भी अच्छा काम करता है, लेकिन डेस्कटॉप में थोड़ा दिक्कत आता है। कभी कभी ये किसी चीज को मतलब सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब रिफ्रेश का क्या होता है, रिफ्रेश का मतलब रिफ्रेश होता है और कुछ नहीं। ठीक है, रिफ्रेश कर दोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा रिफ्रेश करना चाहो तो रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम अंडू अंडू रिडेम। देखो, अंडू क्या है कि मैंने जो यहाँ पे ये बनाया था ना, फाइल बनाया था, ये वाला फाइल, इसका नेम अगर मुझे चेंज करना है, जैसे कि मैंने ये वाला जो नेम रखा है, मुझे लगता है कि ये वाला नेम नहीं रखना चाहिए था, कुछ और नेम रखना चाहिए था, तो मैं अंडू रीनेम पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो, ये मेरा दोबारा पहले वाला हो गया, न्यू फोल्डर पहले वाला हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके, अगर मैं इसको इस फाइल को सिलेक्ट करके अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो देखो डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, अंडू डिलीट। पहले वाला क्या दिखा रहा था, अंडू रीनेम, अब दिखा रहा है अंडू डिलीट। मतलब डिलीट किया जो आपने वो आप अंडू कर लो, दोबारा रिकवर कर सकते हो यहाँ से। तो मैं अगर अंडू डिलीट करूंगा तो देखो रिकवर रिकवर हो गया मेरा। तो अंडू का यही काम है, जो हुआ है उसको, जो आपने गलती से कर दिया उसको दोबारा ठीक करना। अब यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन खुल गया, रीडू डिलीट। रीडू डिलीट का क्या मतलब है, जो आपने डिलीट कर दिया था, फिर आपने उसको वापस लाए, फिर आप उसको चाहे तो दोबारा डिलीट कर सकते हो, रीडू डिलीट। अब ये अंडू रीडू का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको मैं सबसे ज्यादा MS वर्ड जब मैं करवाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। रीडू अंडू क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, दोबारा मैं राइट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो तीनों है ना, ये है एक हमारा देखो इसका मैं दिखा देता हूँ। ऐसा एक कोडिंग का सेक्शन खुल के आता है, यहाँ से आप कोई भी काम वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये होता है, वो होता है CMD। ठीक है, CMD होता है। देखो एक होता है हमारा, एक है हमारा AMD का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमारा जो AMD का प्रोसेसर होता है ना उसका सॉफ्टवेयर है। फिर ओपन टर्मिनल है। फिर एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड होता है ना, एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, उसका एक कंट्रोल पैनल। तो इन चीजों को हम ना देखें तो ही अच्छा है, कोई फायदा नहीं है इसको खोलकर। ठीक है, ये कुछ अलग एप्स के थ्रू कनेक्टेड है। अब यहाँ पे न्यू में जाकर अगर हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से हम न्यू फोल्डर पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, न्यू में जाकर अगर हम न्यू पे फोल्डर पे जाएंगे ना, तो यहाँ से हम न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा राइट क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे जाकर न्यू पे जाकर हम कोई शॉर्टकट क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि ये वाला जो शॉर्टकट है ना, स्लाइड टू शट डाउन, ये वाला जो स्लाइड टू शट डाउन का शॉर्टकट है ना, ये मैंने यहीं से बनाया है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाकर अगर मैं और भी कई तरह शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है, स्लाइड टू शट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिनिश। देखो देखो मेरा एक स्लाइड टू शट डाउन का एक शॉर्टकट मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो न्यू पे जाकर आप शॉर्टकट बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, या फिर किसी भी ऐप का आप फोल्डर शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है, किसी भी ऐप का, जैसे कि अगर मैं शॉर्टकट में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ब्राउजर में जाता हूँ, ब्राउजर में जाकर मैं अगर किसी पिक्चर का, या फिर किसी आ, हाँ पिक्चर ही मान लेते हैं, स्क्रीनशॉट में जाते हैं, किसी भी स्क्रीनशॉट का मतलब एक पिक्चर का अगर मैं शॉर्टकट बनना चाहता हूँ ना, तो मैंने ब्राउजर से पहले उस पिक्चर को सिलेक्ट किया, करने के बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया, तो देखो मेरा उस पिक्चर का एक शॉर्टकट बन गया, उस पिक्चर का एक शॉर्टकट बन गया मेरा। ठीक है, फिर मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा सेटिंग में आ जाता है, और इस डिस्प्ले को अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर और भी सारे स्केल के साइज, और भी सारे काफ़ी सारे हम साइज को मतलब यहाँ पे हम चीज़ें को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना करे तो ही बेहतर है, यहाँ पे कुछ करना बेकार है, जो पहले से रहता है वही सही है। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर हम पर्सनलाइज में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम पर्सनलाइजेशन के थ्रू हम अपना डिस्प्ले चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने चेंज करता हूँ, ये वाला लगा लेता हूँ। ठीक है,
फिर मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर सकता हूँ। एक सेकंड, कलर चेंज करना था तो कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कोई सॉलिड कलर रख सकता हूँ। देखो सॉलिड कलर जो कह रहा था ना कि सिर्फ कलर भी रख सकते हो आप, सिर्फ कलर, तो यहाँ से मैं सॉलिड कलर चूज करके रख सकता हूँ, ठीक है। फिर और भी है, फिर थीम्स लगा सकते हो, फिर डायनामिक लाइट लगा सकते हो, फिर लॉक स्क्रीन, स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। कहाँ से? पर्सनलाइजेशन से राइट क्लिक करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि हमारा वीडियो आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हमारा ये प्लेलिस्ट चालू हो गया है कंप्यूटर बेसिक कोर्स का, तो डेली वीडियो आता रहेगा। इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जानी चाहिए, इसलिए आप इसको ऑल पे करके रखना, सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर करना, ठीक है। और इसका जो आज मैंने जितना भी टॉपिक करवाया है, इसका मैं मतलब वीडियो का मैं मतलब पीडीएफ बना रखा है, उस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। और हाँ, इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, इसका भी मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, प्लेलिस्ट में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।